बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल इश्क दीवाज़ी जिसकी राइटर हैं रेहाना आफ्ताब, उसकी ये 42वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। ये ईशान कहाँ है? आज मैं घर पर हूँ तो वो नज़र नहीं आ रहा। चौधरी जहांगीर लाउंज में आ बैठे थे जहाँ साहिबा पहले से बड़ा जमान थी। कह तो गया था दोस्तों में जा रहा हूँ, यूनी भी नहीं जा रहा है कुछ दिनों से। जाने क्या हुआ है उसे, हवासों में ही नहीं लगता। आप बात करें ना उससे। साहिबा को भी याद आ गया कि उन्हें उसके सिलसिले में बात करना थी। बात हो चुकी है हमारी, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक हो जाएगा। अंदाज पर सोचता। डिस्टर्ब है लेकिन क्यों, क्या बात हो गई? बताया उसने आपको? वो फिक्रमंद हो गई। तुम मावरा के घर गई थी, क्या बातें हुई थी वहाँ? ये मावरा के घर का जिक्र कहाँ से निकल आया? सवाल गंदुम और जवाब चना के मुताबिक। वो उनकी शक्ल तकने लगी। जो पूछा है उसका जवाब दो। लहजा खुश्क था। हाँ गई थी। वो खासा थोड़ा खाइफ हुई। क्या बातें हुई थी वहाँ? वो उनके चेहरे पर नज़रें जमाए बैठे थे। साहिबा ही वो बंदी थी जिन्होंने मुनज़्ज़ा को मरने से कबल देखा था। बात क्या होनी थी? मुझे देखकर ही दोनों माँ बेटी चौंक गई थी और तारुफ कराने के बाद तो मानो उनके चेहरे से रंग ही उड़ गया। माँ की तो हिम्मत ही नहीं हुई मेरे सामने बोलने की। बेटी ही पटर पटर करती रही तो मैंने भी मुंह की सुनाई। माँ से बस इतना हुआ कि उसने मुझे वापस चले जाने का कहा। लेकिन आपने बताया नहीं, इन सब से ईशान की डिस्टर्बेंस का क्या ताल्लुक है? जहांगीर के चेहरे की गंभीरता बढ़ गई थी। तासुरात छुपाने में तो उन्हें कमाल हासिल था। उस वक्त भी वो उनके तासुरात से कोई नतीजा अख्ज़ नहीं कर पाई थी। मावरा की माँ का इंतकाल हो गया उसी शब जब तुम मिलने गई थी। ओह, इससे कबल ईशान उन्हें कह चुका था कि वो मावरा के रिश्ते के लिए हमें उनके घर लेकर जाएगा, लेकिन वो महज बातें थी। हकीकत उन माँ बेटी पर खुल चुकी थी। फिर तुमने जाकर जो किया, इसके बाद वो चल बसी। चौधरी जहांगीर की आवाज़ धीमी थी। ये लो, अब ये मौत भी हम माँ बेटा के सर। ऐसी मौत पर कोई पुलिस केस नहीं बनता। कोई इंक्वायरी बैठ रही है क्या? साहिबा को तशवीश हुई। ऐसी अमवात पर वाकई कोई पुलिस केस नहीं बनता, ना ही इंक्वायरी बैठती। लेकिन तुम और ईशान बीच में ना होते तो मैं केस भी बनाता और इंक्वायरी भी बिठाता। अंदाज व लहजा ना फहम था। आप ऐसा क्यों करते भला? साहिबा हैरान थी। तुमसे कमरा तैयार करवाने का कहा था, उसका क्या हुआ? एक बार फिर वही हालत थी। सवाल कुछ जवाब कुछ। जी करवा दिया था, लेकिन आपने बताया ही नहीं कौन गेस्ट आ रहे हैं और कहाँ से। इतने सालों में साहिबा को अंदाज़ा हो गया था कि जो जवाब खुद नहीं दिए जा रहे वो दोबारा पूछने पर भी नहीं मिलने। जल्दी मावरा आएगी यहाँ और हमारे साथ रहेगी। ये गेस्ट रूम तो आर्जी है, उसका मुस्तकिल ठिकाना तो कोई और कमरा होगा। तुम खुद रूम देख लेना, कोई कमी ना रहे। चौधरी जहांगीर अपनी कहकर चला दिए थे और साहिबा को हक्का बक्का छोड़ गए थे। मुहावरा आ रही है यहाँ, मुस्तकिल ठिकाना। वो उन्हीं कोरक धंधे में उलझ के रह गई थी। मौसम में खनकी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। अब तो शाम भी ढलने लगी थी। कहीं घंटे गुजर गए थे। भूख प्यास मौसम हर एहसास को नज़रअंदाज किए वो मुस्तकिल मिजाजी से उसके दर पर डेरा जमाए बैठा हुआ था। लोगों की नज़रें, बातें, इतना हंगामा कुछ भी उसके इरादे को कमज़ोर नहीं कर सके थे। फर्श की ठंडक ज़्यादा महसूस होने लगी तो जूते की ठोकर से राह में आते पत्थर को उड़ाते वो गाड़ी के अंदर मौजूद जैकेट निकालकर पहनने लगा। नज़रें उस बंद दरवाजे पर थी जो सख्ती से उसके ऊपर बंद की गई थी। गाड़ी के बोनट पर चढ़कर बैठते वो नज़रें दरवाजे पर जमाए ही बैठा हुआ था, जाने ये दरवाज़ा खुलता या नहीं। उसके जज्बों को मावरा महज बातों से तशबीह देकर धुतकार चुकी थी और वो ऐसा करने में हक बजानी भी थी। उसने खेल ही इतना गंदा खेला था कि अब उसके सच पर भी मावरा एतबार करने को तैयार नहीं थी। उसे हराने के लिए वो इस हद तक चला गया था कि मुनज़्ज़ा के जज्बात तक से खेल गया था और वो इस सदमे को सहार नहीं पाई थी। उनकी मौत भले लिखी जा चुकी थी, लेकिन उसका गिल्ट कम होने में नहीं आ रहा था। मावरा की नफ़रत, जला बुझा लहजा जिसमें उसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया था, वो भुलाए नहीं भूल रहा था। उसे सोचते सोचते उसे लगने लगा था उसका जहन काम करना बंद कर देगा। वो गोशा नशीन हो गया था। मावरा का अकेलापन उसे कचोके लगा रहा था और इन्हीं लम्हों में उस पर खुला था कि कोई मुकाबलाबाजी तो उसे मात दे गया था। उससे झूठ मूठ का रिश्ता कायम करके अपने हिजर में उसे आठ आंसू रुलाने का ख्याल रखने वाला उसका थप्पड़ खाकर उसके दर का भिखारी बन बैठा था। वो हवासों में नहीं लग रहा था। बस एक जिद सी थी कि वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। जो मोहल्ले वाले उसके सामने इतनी बकवास कर रहे थे, वो अकेले में क्या कुछ न सुना जाते। वो कहीं घंटों से बाहर सर्दी में बैठा हुआ है, जाने उसने कुछ खाया पिया भी है या नहीं। दिल शिकन बातों को पसे पुश डालकर उसने अनुषा के फैसले पर सर झुकाकर उसके साथ चलने की हामी भर ली थी। यासिर ने खदीजा बेगम को भी इन्फॉर्म कर दिया था, जाने उन्होंने क्या कहा था क्या नहीं। वो दोनों लाइल्म थे। रात होने लगी थी।
चाहे जैसे भी हालात हो, पेट का दोज़ख तो भरना था। उसकी ज़हनी हालत को देखते अनुषा ने ही किचन संभाल लिया था। क्या पकाऊं की झंझट से बचने के लिए उसने आलू के पराठे चटनी के साथ चाय भी बना ली थी। उसके बुलावे पर वो शहर में लगे दस्तरखान तक आ गई थी। वो गैर ज़रूरी चीज़ों को अलग कर रही थी जिसे यहाँ से जाते हुए तलब करके जाना था। इतना कुछ वो कहाँ कहाँ उठाए फिरती। तुम कमरे की चीज़ें समेट लो, फिर आखिर में दोनों मिलकर किचन का सामान बांध लेंगे। जो गैर ज़रूरी है वो कबाड़ को सुबह दे देंगे। यासिर भी आ गया था। अनुषा की हदायत पर वो सर हिला रही थी। पहला नवाला मुंह में जाते ही अनुषा की फिक्रमंदी पर रास्ते में ही रुक गया था। लब भिंच गए थे। यासिर भी अनुषा की शक्ल देखने लगा था। भले वो हमारे साथ बुरा कर गया, लेकिन जाने क्यों अम्मा को बेहद अजीज था, बस इसीलिए उसका ख्याल आ गया। यासिर की संजीदा नज़रों को देखते वो मुनज़्ज़ा का हवाला दे गई तो मावरा सर झुकाए बैठी रही। यासिर, आप ये चाय का कप और पराठा उसे दे आइए, वो भले जो करता फिरे। हम में इतनी इंसानियत है कि बाहर बैठे शख्स का ख्याल करके उसे खाने का पूछ लें। अनुषा तकून कटे पर पराठों के कई पीसेज एक प्लेट में रखकर थर्मस में रखी चाय कप में अंडेलकर यासिर को बाहर ले जाने का कह रही थी। शायद यासिर कोई सख्त जुमला कहने का इरादा रखता था, लेकिन मुहावरा का ख्याल करके चुप कर गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अनुषा, जो शख्स दरवाजे पर हमारा तमाशा लगा गया, तुम उसे घर से खाना बनाकर भेज रही हो। मुहावरा नागवारी का इजहार करने से ना चूके। हम में और उसमें कोई फ़र्क तो हो। वैसे भी हम कौन सा यहाँ बैठे रहेंगे उसका धरना देखने को। सुबह तो वैसे भी हमने यहाँ से चले जाना है। आप जाइए यासिर, इंसानियत भी कोई चीज़ है। अनुषा ने उसे बाहर की राह दिखाई तो वो बादल नखवास्ता ट्रे लेकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा खुला था और उसकी टिकटिकी बंदी आंखों ने यासिर को अपनी तरफ आते देखा था। बाहर निकलकर सर्द हवा के झोंकों ने यासिर को अच्छी तरह एहसास दिलाया कि अनुषा की फिक्रमंदी कुछ इतनी बुरी भी नहीं थी। वो बेशक उनके दर पर धरना दिए बैठा था, लेकिन उस घर के लिए उसकी ज़बान से दोनों के लिए कोई गैर मुनासिब जुमला नहीं निकला था, बल्कि ऐसा करने वाले को मरने मारने को तैयार हो गया था। कुछ खा लो। यासिर ने ट्रे उसकी गाड़ी के बोनेट पर रख दिया था। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। वो फीके से मुस्कुराया। ठंड बढ़ रही है, कब तक यहाँ ऐसे बैठे रहोगे? मुझे नहीं मालूम क्या मामला है, लेकिन जो भी मामला उसे अफहाम तफहीम से हल करो। तुम्हारा ये जज्बाती अमल सिवाय परेशान करने के कुछ नहीं दे रहा। बात किरदार कशी तक जा पहुँची है। तुम खुद ही ख्याल करो कुछ। गो के यासिर को अनुषा की फ़िक्र उसके हवाले से कुछ अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन बाहर आकर उसकी मुस्तकिल मिजाजी देखकर वो उसे किसी प्लान का हिस्सा नहीं लग रहा था। जाने क्यों उसके चेहरे पर सच्चाई सी नज़र आ रही थी। आप किसी तरह मावरा को मुझसे शादी करने के लिए तैयार कर लें। आज, अभी, महीना, साल, वो जब तक इंतज़ार करने का कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अनुषा के साथ उसे समझाइए, बस एक बार उसे कहिए वो हाँ कर दे। वो मलतजी लहजे में उसे साल्स बनने की जिम्मेदारी सौंप रहा था। यासिर बगौर उसे देखने लगा। जो कुछ तुमने किया है, इन सब के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मावरा किसी के भी समझाने से हाँ कर देगी? नज़रें सवालिया थी। शायद नहीं। लहजा धीमा था। नफ़रत तो वो शुरू से करती थी और वो हर बार ही ऐसा कुछ कर जाता था कि उसकी नफ़रत बढ़ जाती थी। जो हो रहा है इसे होने दो। मावरा का यहाँ अकेले रहना किसी तौर मुनासिब नहीं है। हमने पहले भी साथ चलने को कहा था, लेकिन वो सख्ती से इनकारी थी। लेकिन अब तुम्हारे अमल के बाद वो यहाँ रहना नहीं चाहती। सुबह वो हमारे साथ जा रही है। तुम थोड़ा टाइम दो उसे। वक्त गुजरे तो फिर से सवाल करो। मुमकिन हो जवाब अच्छा मिल जाए, लेकिन इस वक्त की तुम्हारी ज़िद सिवाय परेशानी के कुछ नहीं देगी। मावरा का गुस्सा बढ़ता रहेगा। अभी तो माँ की मौत का गम भी कम नहीं हुआ और तुमने नया फसाना खोल दिया। वक्त दो उसे। यासिर दोस्तों की तरह उसे समझाने लगा था। वो खामोश हो गया था। शायद उसकी कही बातें उसे समझ में आने लगी थी। कुछ खा पी लो ताकि बेहतर महसूस करो। यकीनन ये काम आपकी नरम दिल ज़ौजा मोहतरमा ने किया होगा। LOC से गुजर कर आई है चाय। गोले तो दागे होंगे मोहतरमा ने। चाय के लिए थैंक्स। चाय का कप उठाते हुए ज़ोमानी लहजे में उसका जिक्र कर गया तो यासिर उसके अंदाज़ों पर मुस्कुरा दिया। जी ऐसा ही है कुछ। अब जा रहे हो वापस या अंदर से चादर ला कर दूँ? यासिर यूं ही छेड़ने लगा। आप लोगों को जहमत करके ही जाऊँगा, और डोंट वरी, स्लीपिंग बैग है गाड़ी में। थकन बेआरामी परेशानी कुछ नहीं थी तो बस दीवानगी। बहुत ज़िद्दी हो। यासिर ट्रे उठाकर घर की तरफ बढ़ गया था। यासिर की बातें दिल को लगी थी। एक वोट तो पक्का हो गया था, अब बाकी के 2 वोट दरकार थे। चाय का सिप लेते वो पुरसोच अंदाज में दरवाजे को देखने लगा जो यासिर अपने पीछे बंद कर चुका था। आती नहीं थी नींद मुझे रात रात भर, फिर उसने मेरी आंखों पे एक ख्वाब दम किया।
उसकी आंख खुली तो कहीं सानिया माहौल को समझने में लग गए कि वह हवेली के अपने मखसूस कमरे में नहीं है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ कोने पर मध्यम रोशनी थी। मुलाजिम खाना ले आया था। तीनों ने वही कमरे में बेतकल्लफाना माहौल में खाना खाया था। सम्मान की कोई कॉल आ गई थी, उसे ज़मीनों का काम देखने जाना था। मुलाजिम आकर बर्तन ले गए तो उन्हें ध्यान से एक साथ रहने की हदायत करके वो चला गया था। उसकी हदायत पर निदा ने उठकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। सफ़र की थकान इतनी थी कि दोनों पड़ते ही सो गई थी और अब आंख खुलने पर कुछ पल लगे थे यह हकीकत कबूल करने में कि वो हवेली में नहीं, कॉटेज के रूम में थी। गर्दन घुमाकर देखने पर उसे निदा मुसल्ले पर बैठी नजर आई थी। ये रोशनी भी उसने एहतियात से की थी कि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। जाने वो किस वक्त की नमाज पढ़ रही थी या कोई नवाफिल, उसे वक्त का ठीक से अंदाज़ा नहीं हो सका। उसने हाथ मारकर सेलफोन टटोलना चाहा था ताकि उसी में वक्त देख सके। जाग गई? निदा मुसल्ला समेटते उसकी तरफ मतवज्जे थी। जी, क्या वक्त हो रहा है निदा आपी? सेलफोन हाथ में नहीं लग रहा था। 11 बज रहे होंगे, निदा ने अंदाज़ा लगाया। तब तक उसकी कोशिश कामयाब हो चुकी थी। सेलफोन उसके हाथ लग गया था। 11 बज रहे हैं, वाकई इतनी देर सोती रही, अब रात को खाक नींद आएगी। वो उठ बैठी। सम्मान आ गया ज़मीनों पर से, उसकी फ़िक्र सताने लगी। इल्म नहीं, सम्मान ने गैर ज़रूरी कमरे से निकलने को मना किया था तो मैं गई ही नहीं। लौट आने की सूरत में वो बताता तो ज़रूर, शायद अभी नहीं लौटा। मौसम में खनकी बढ़ गई है, बाहर तो शायद स्नो फॉलिंग हो रही है। निदा के ध्यान दिलाने पर उसने भी खिड़की की ओर देखा था। तस्दीक के लिए उसने थोड़ा सा स्लाइड को हटाया था। स्नो फॉलिंग तो वाकई हो रही थी। साथ ही सर्द हवा की लहर खिड़की के ज़रिए अंदर दाखिल हुई तो उसके वजूद में फरेरी सी दौड़ गई। जाने कहाँ रह गया। स्नो फॉलिंग की वजह से तो अक्सर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। पूछती हूँ। वो सेलफोन से उसका नंबर मिलाकर कान से लगाए। अभी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, रास्ते खुले होंगे, लेकिन तुम पूछ लो। निदा ने भी हमायत की थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कौन? निदा दरवाजे के करीब ही थी, लेकिन खोलने से पहले तस्दीक कर लो, उसने ज़रूरी ख्याल किया। सम्मान हूँ निदा जी। बाहर से उसकी आवाज़ आई तो निदा ने मुतमईन होकर दरवाज़ा खोल दिया। वो पूरी तरह कॉल लगने की मुंतज़िर थी, लेकिन शायद मौसम के बायस कॉल लगने में दुश्वारी हो रही थी। दस्तक उसने भी सुनी थी, लेकिन कॉल की तरफ मुतवज्जो होने पर वो आवाज़ पर ध्यान न दे सकी। नज़र दरवाजे पर ही थी। निदा दरवाज़ा खोल रही थी। सम्मान अफंदी दहलीज पर आ खड़ा हुआ था। उसी दम कॉल लग गई थी। हाथ में मौजूद बजते हुए सेल फोन को उसने बेसाख्ता देखा था। नीम अंधेरे कमरे में सामने कान से फ़ोन लगाया इशाल जहांगीर को, जो उसे देखते ही बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर ओढ़ने लगी थी। कमाल है, बंदा सामने मौजूद है, इसे कॉल की जा रही है। उसके स्क्रीन दिखाने पर उसे सेलफोन का ध्यान आया जो उसने बेड पर रख दिया था। तुम आए या नहीं आए, यही कंफर्म करने के लिए इशाल कॉल कर रही थी, निदा कह रही थी, और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। तब तक निदा कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर चुकी थी। जल्दी लौट आया था, यही था आप लोगों की आराम में खलल न पड़े, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अब मुलाजिम खाना लगाने का पूछ रहे हैं तो आप लोगों को उठाने गया कि बाकी की रात को पूरी कर ले। उसका सता सता चेहरा जाहिर कर रहा था कि वो अभी सोकर उठी है। यहीं थे तो बता देते, मैं तो कब से जाग रही थी। इशाल सोई हुई थी, इसलिए भी बाहर नहीं निकली कि तुम्हारी ख़ास हदायत थी। यूँ तो यहाँ कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी पर मुझे कोई ख़ास भरोसा नहीं है। फिर ताईजान भी नहीं थी, इसलिए कह गया था। लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं, आप लोग आराम से घूम फिर सकते हैं। यहाँ के लोकल सिक्योरिटी गार्ड को छुट्टी देकर मैंने अपने गार्ड्स को बुलवा लिया। अब आप लोगों को कमरे में कैद होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो कह तो निदा से रहा था, लेकिन नज़रें उस पर डाल रहा था जो अब भी बेड पर खामोश बैठी हुई थी। खाना हॉल में लगवा लूँ या कमरे में ही खाने का मूड है? वो इस्तफसार कर रहा था। मैं तो दोनों में राज़ी हूँ। इशाल से पूछ लो, मैं तब तक फ्रेश होकर आती हूँ। निदा वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। जी मोहतरमा, हुक्म। वो शरीर हुआ, चंद कदम चल के दरवाजे से अंदर आ गया था। मेरा तो स्नोफॉल के नीचे खाना खाने का मूड हो रहा है। वो खिड़की की ओर देखती इशारा करके। बीमार पड़ जाओगी, अंदाज ना सहाना था। नहीं पड़ती, वो ज़िद्दी हुई। यहाँ कोई ऊपर का कमरा नहीं है, वहाँ से स्नोफॉल देखने का मज़ा और होगा। यहाँ से इतना ख़ास व्यू नहीं। नाक चढ़ा गई। सबके लिए ऊपरी कमरा तैयार है, खाना खा लो, फिर देख लेना जाके। बल्कि देखना क्या रहना है वहाँ। उसने खुशखबरी दी तो वो खुश हो गई। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो खुश थी। मैं तो हमेशा से अच्छा ही काम करता आ रहा हूँ मोहतरमा। आपने जब से लड़ना भिड़ना छोड़ा है तब से आपको मुझ चीज़ में खूबियाँ नज़र आना शुरू हुई हैं। वो चिढ़ा रहा था। वो झिम गई। कोई नहीं, पता था कितनी खूबियाँ, ऐਵੇਂ ही थोड़ी ना जिद बांध ली थी पाने की। ओहो, बेसाख्त की और रवानी में एतराफ़ कर गई तो उसकी हंसी छूट गई। फजूल आदमी। खफत मिटाने को वो उस पर तकिया फेंक चुकी थी। जिंदा रहने के लिए खाना और खाने के लिए पकाना कितना ज़रूरी था, यह हकीकत शनाया चौधरी पर पूरी तरह खुल चुकी थी।
कच्ची पक्की खिचड़ी खा के कुछ घंटे सुकून से गुजर गए थे, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भूख का एहसास गहरा होने लगा था। कई घंटों से खाली पेट को मजीद की तलब थी, लेकिन घर में कुछ पकाने को था कब। फ्रिज जैसी अयाशी थी कहाँ कि वो उसमें से बीफ, मटन और चिकन की थैलियाँ निकाल कर पका लेती। और सबसे बड़ी मुशक्क़त रोटियाँ बनाना। चावल तो फिर भी बन जाते, लेकिन रोटियों का क्या। घर में मेड ना हो या दिया हॉस्पिटल में होती तब भी उसने कभी किचन में जाके शाज़ी रोटी बनाई हो। उसे तो रोटी के लिए प्रॉपर आटा गूंदना भी नहीं आता था, लेकिन अब वो सब करना था जो नहीं आता था। उसे पकाने के लिए कुछ लाने का कहकर वो आटा निकाल कर थाल में ले आई थी। आटा गूंदने की टिप्स सर्च करने को कहा तो वो सर पकड़ गया कि उसे आटा गूंदना भी नहीं आता था। उसकी लान तान को नज़रअंदाज करके वो संजीदगी से आटा गूंदने का तरीका पढ़ रही थी, जो उसने सेल फोन उसे चंद लम्हों के लिए दान कर दिया था। आटा में लंबा पानी डालकर वो दोनों हाथों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। शाज़ी शमू ने कुछ वीडियोस भी दिखा दिए थे, जिसे देखकर उसे काम करने में आसानी हो रही थी। वो बाजार जा चुका था। ताला लगाने की आवाज़ आई तो उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। जीते जागते वजूद को यूं कैद में रखकर वो उसे अपनी जीत समझ रहा था। खिलाफ तवक्को आटा अच्छा गूंद गया था। थाल को किचन में रखकर वो चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी थी। नम लकड़ियों से किचन में धुआं भरने लगा था। वो बुरी तरह खांसती हाथ से धुआं उड़ाती बाहर निकली थी। सेन में लगे नल को खोलकर आंखें और चेहरे पर पानी डालती वो अब भी बुरी तरह खांस रही थी। वो धुआं से बचने के लिए पीछे होती। मेन गेट से तकरीबन लग गई थी। दरवाजे के बाहर से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी तो वो बुरी तरह चौंक गई। वो बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन कोई बाहर से उसकी मदद तो कर सकता था। कोई है? मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। शाह ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, पुलिस को बुला दो। दरवाज़ा बुरी तरह बजाते वो चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। शायद बाहर कोई था ही नहीं। वो उसे अपना वहम ही समझकर नामुराद पलटने लगी थी जब एक गैर मुतवक्का आवाज़ समाज से टकराई। कौन है अंदर? बाहर तो ताला डला हुआ है। आवाज़ में इस्तजाब था। मैं हूँ शनाया, मुझे यहाँ ज़बरदस्ती धोखे से लाया गया है। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मुझे निकालो यहाँ से। वो बुरी तरह दुहाई देने लगी थी। मैं कुछ करता हूँ, परेशान ना हो। दूसरी तरफ से हौसला दिया गया। कुछ सेकंड खामोशी तारी रही। अगले ही लम्हा दरवाजे पर ज़ोरदार ज़रब पड़ने लगी थी। यकीनन ताला तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। जल्दी करो, मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। उसके आने से पहले वो यहाँ से निकल भागना चाहती थी। वो भागकर अंदर से जूती भी पहन आई थी। हर पड़ती ज़रब पहले से ज़ोरदार ये जाहिर कर रही थी कि आज़ादी बस चंद लम्हों की दूरी पर थी। वो एक्साइटेड हो रही थी। टूट गया ताला। वो जो कोई भी था पुरजोश होकर अब कुंडी खोल रहा था। वो 30-32 साल शख्स था। एकदम से दरवाज़ा खोलने पर उसे शनाया चौधरी की शक्ल नजर आई तो वो सीटी बजाने के अंदाज से होंठ सुकेड़ गया। शहरी कुड़ी, रास्ते से हटो, मुझे जाने दो, वो आ जाएगा। उसे दरवाजे पर जमा देखकर वो बेकरारी से निकलने लगी थी। अरे तुम कौन हो? अपने बारे में तो बताती जाओ। उसे रोकने के लिए वो दरवाजे के सामने इस्तादा हो गया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हटो रास्ते से। उसे धकेलकर वो निकलने लगी थी, लेकिन अभी दहलीज से कदम बाहर भी नहीं निकले थे कि शाज़ू शमून कहर भरी नज़रों से सामने आ खड़ा हुआ था। उसके बढ़ते कदम ठटक गए। अजनबी भी उसे साकित होते देखकर आने वाले को देखने लगा था। शाह, आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाशिम जवाब देने के बजाय दरवाजे पर टूटा हुआ ताला देखकर शाज़ू शमून की नज़रें सर्द हो चली थी। वीरे, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे इनकी आवाज़ आई। ये मदद के लिए चिल्ला रही थी कि किसी ने इन्हें यहाँ कैद कर रखा है, इसलिए मैंने ताला तोड़ दिया। शाज़ू शमून की बर्फीली नज़रें शनाया चौधरी की तरफ उठी थी। वो खाइफ सी हो गई। मुझे पता नहीं था वीरे, ये आपके साथ है। हाशिम कुछ अजीब सा हो गया था। अब पता चल गया ना? ठंडे मौसम में उसकी सर्द हो चली नज़रें और बर्फीला लहजा रगों में खून मुंजमद करने लगा था। जी, मैं चलता हूँ, इसके लिए माफ़ कर देना वीरे। वो टूटे हुए ताले की तरफ इशारा करके चल दिया था। उसकी बातचीत और शाज़ू शमून से आशनाई जाहिर कर रही थी कि वो उसे अच्छी तरह पहचानता था। यहाँ की आधी ज़मीन चौधरी अशमत ने खरीद कर गरीबों को दे रखी थी। हर माह अनाज और राशन की तकसीम के लिए गाड़ी भेजी जाती थी। यहाँ के मकीन कैसे उनसे नावाकिफ़ रहते, कबायली वडेरों से दोस्ताना मरासिम थे। ये जगह शाह के लिए नई नहीं थी, ना ही वो यहाँ वालों के लिए। अपने पीछे दरवाज़ा धाड़ से बंद करते सामने खड़ी शनाया को उसने आगे की तरफ धकेला था। भागना है तुम्हें? जाओ, दरवाज़ा खुला है, निकालो कदम बाहर, ताकि मैं भी इस किस्से को जल्द से जल्द यहीं दफन करके यहाँ से निकल सकूँ। जाओ। उसे दरवाजे की तरफ धकेल कर वो ज़ोर से धाड़ा था। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे नरमी बढ़ती जाए। उसे बेहिस्सो हरकत खड़े देखकर वो तनफन करते अंदर गया था और जब लौटा तो उसके हाथ में लोहे की मोटी जंजीर थी और अगले ही लम्हे जंजीर उसके हाथ से बांध कर वो चारपाई के पाए से बांध गया। अब से तुम्हारी रसाई सिर्फ कमरे से किचन तक रहेगी। दरवाजे तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी कि तुम किसी को मदद के लिए बुला सको। बिलफर्ज अब से तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो वार्निंग सुनने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। मत आवाज़ दो मेरे जलाल को। जिंदा रहना चाहती हो तो चुप करके पड़ी रहो।
वो इस बुरी तरह धाड़ गया था कि वो सहम सी गई थी। वो फटी फटी आंखों से अपने हाथ में बंधी जंजीर को देखने लगी थी जिसे उसकी नाजुक कलाई में फिक्स कर दिया था। अपने साथ इस आहान तमीज़ सलूक पर वो हक्का बक्का रह गई थी। मेरा इश्क हो, तेरी ज़ात हो, फिर हुस्न इश्क की बात हो। कभी मैं मिलूं, कभी तू मिले, कभी हम मिले, मुलाकात हो। कभी तू हो चुप, कभी मैं हो चुप, कभी दोनों हम चुपचाप हों। कभी गुफ्तगू, कभी तज़किरे, कोई ज़िक्र हो, कोई बात हो। कभी हिज्र हो तो दिन को हो, कभी वसल हो तो वो रात हो। कभी मैं तेरा, कभी तू मेरा, कभी एक दूजे के हम रहें। कभी साथ में, कभी साथ तू, कभी एक दूजे के साथ हों। कभी सोबतें, कभी रंजिशें, कभी दूरियां, कभी कुर्बतें, कभी उल्फतें, कभी नफ़रतें, कभी जीत हो, कभी हार हो। कभी फूल हो, कभी धूल हो, कभी याद हो, कभी भूल हो। ना शेब हूँ, ना उदास हूँ, सिर्फ तेरा इश्क हो, मेरी ज़ात हो। तवील नींद लेने के बाद नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन कमरे में अपना सामान रखने और थोड़ी देर सुस्ताने के ख्याल से वो समहान अफंदी की निशानदही पर कमरे का दरवाज़ा खोलकर दाखिल होने लगी थी। लेकिन कदम दरवाजे पर ही ठठक गए थे। अंधेरे कमरे में यहाँ से वहाँ तक जलते दिए और जा बजा रखे फूलों के बुकों की सहर अंगेज़ खुशबू और सफ़ेद लहराते पर्दों ने उसे खुशामदीद कहा था। वो कहीं सानियों तक दहलीज पर ही टिकी रही थी। सहर ज़दा सी धीरे धीरे आगे बढ़कर वो अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर गई थी। ट्रैवलिंग बैग को साइड पर रखकर वो बेयकीनी से चलती हुई कमरे के वस्त में आ गई थी। सरसराते पर्दों ने तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की तो वो बेसाख्ता उस और बड़ी थी। शीशे की स्लाइड हटी हुई थी और बालकनी के आगे स्नो फॉलिंग का दिलफरेब मंजर चल रहा था। वो बच्चों की सी खुशी के लिए बालकनी में निकल आई थी। हथेली आगे करके स्नो को फील कर रही थी। दूर तक बर्फीला मंजर निगाहों को भला लग रहा था। चाय आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंकी थी। समहान अफंदी बालकनी के दूसरे सिरे से कब उस तक आया उसे खबर ही ना हो सकी। उसके हाथ में चाय के 2 मग थे। एक उसकी तरफ बढ़ाए वो मुंतज़िर था। थैंक यू। वो मग थाम गई थी। बिना पूछे भी बता सकती हूँ कि तुम्हारा कमरा है ना? वो सवालिया नज़रों से देख रही थी। मेरा? तुम्हारा कुछ अलग तो नहीं है। मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा है। मोहब्बत से लबरेज लहजा था। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत सरप्राइज़। अंदर की सिम निगाह डालती वो ममनूनियत तो मोहब्बत से गोया थी। कुछ भी नहीं किया, ये तो तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ करने को दिल है। वक्त ने मोहलत दी तो ज़रूर करूँगा। सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखने की लालच में हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। बालकनी का बाउंड्री से टेक लगाते मग हाथों में थामे रुख उसकी तरफ था। वो जज़ब से गोया था। मेरी मुस्कुराहट, मेरी खुशी, दुनिया की हर खूबसूरती तुमसे शुरू होकर तुम पर ख़त्म हो जाती। तुम हो तो सब है। तुम्हारे नाम से जुड़ने से पहले कोई मंजर अट्रैक्ट नहीं करता था, कोई चीज़ खुशी नहीं देती थी। अब छोटी सी छोटी चीज़ भी महसूस होती है, खुशी देती है। मग बालकनी की मुंडेर पर रखे वो हथेलियों भी मुंडेर पर रखकर नीचे झांकने लगी थी। तुमने खुश रहना है हर हाल में, भले अकेले ही सही। तुम खुश रहोगी। उसके धौंध से कहे लफ्ज़ों पर उसके लबों पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई थी। वादा नहीं करती क्योंकि मुझे मालूम है पूरा नहीं कर सकूंगी। मंजर से निगाह छुड़ाकर वो उसे देखने लगी थी। मैंने तुम्हारी और चची जान की सारी बातें सुन ली थी। मग उठाकर वो भी मुंडेर से टेक लगाकर उसके साथ खड़ी हो गई थी। तुम्हारी मोहब्बत पर ना पहले शक था ना अब, जबकि तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है। तुम्हारी सारी वसीयत, मेरी खुशियों के सारे वादे तुम्हारे बिना अधूरे ही रहेंगे। साथ जीने की ख्वाहिश है, साथ मरने का दावा नहीं करूँगी क्योंकि दावे तो झूठे लोग करते हैं और मैं झूठी नहीं। उसकी तरफ गर्दन मोड़े वो धीरे से गोया थी। समहान अफंदी कहीं सानिया तक उसे देखता रहा था। सुबह उठकर ताईजान को इत्तला कर दूंगी। 11-12 बजे तक हम डिज़ाइनर के आउटलेट चलेंगे। मुझे अपनी शादी का जोड़ा भी लेना है। वो मुस्कुराती हुई इतने रिलैक्स अंदाज में कह रही थी कि समहान जो अंदर से मुंतशिर था उसके सुकून को रश्क से देखने लगा। ले चलूँगा। क्यों, किस लिए का सवाल किए बिना हामी भर के वो हौले से मुस्कुराया था। चोरी और सीना जोरी दिखाकर वो उल्टा मुंह सुजा गया था। सौदे के शॉपर उसके सामने धर के वो कमरे में जो घुसा तो फिर बाहर नहीं निकला था। कई लम्हे वो साकित अपनी कलाई में पड़ी जंजीर को देखने लगी थी जिसमें लगा छोटा सा ताला कुछ इस सख्ती से खींच कर लगाया गया था कि जंजीर बामुश्किल हिलजुल रही थी। यूँ बैठे रहने से पेट का दोजक तो नहीं भरना था।
ना ही खुद पर मजलूमियत तारी करने से वो अजीम मनसब पर फाइज हो सकती थी। हत्तों को साइड रखकर वो किचन को नल के नीचे रखकर उसे साफ करने लगी थी। चूल्हा ठंडा पड़ चुका था। वो एक बार फिर उसे दहकाने लगी थी और अब के धुआं हुआ तो ना ही वो बाहर भागी, ना ही शोर मचाया। आंखों में आए पानी को साफ करते वो पूरे जी जान से उसे जलाने की कोशिश कर रही थी। घंटों की कोशिश से रोटी सालन बन गया तो वो उसे आवाज़ देने लगी, लेकिन जवाब तब भी मौसूल नहीं हुआ। हाशिम को देखकर उसकी गैरत पर ताज़ियाना सा लगा था। एक गैर मर्द को वो मदद के लिए बुलवाकर उसे बेअतबार कर गई थी। वो खाने की ट्रे कमरे में ले आई थी। उसे पुकारा भी, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए आंखों पर बाजू रखे लेटा रहा तो आस्तीन का कपड़ा पकड़कर उसे हिला गई। खाना, मुझे भूख नहीं है। वो झटके से बाजू छुड़ाकर करवट बदल गया था। वो सर झटक कर ट्रे लिए पलटी थी और जंजीर के चारपाई में फंसने से मुंह के बल गिरते गिरते बची। हवास को बहाल करने में उसे कहीं सानिया लगे थे। ट्रे फर्श पर रखकर कलाई में बंधी जंजीर से नवाला बनाकर खाते उसकी जहनी और जिस्मानी कैफियत इतनी ख़राब थी कि लग रहा था नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। आंखों में आए पानी को बेदर्दी से रगड़ते वो खामोशी से नवाला अलग से नीचे उतार रही थी। बर्तन समेट कर धोते, फ्रिज को पौन से दूर देखकर वो बिना पानी से ही अपनी जगह पर आकर लेट गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे उठ बैठी। फर्श सर्द हो रही है, वो दुहाई देने पर मजबूर थी। दूसरे कमरे में बिस्तर पड़े हैं। जवाब से नवाज कर उसने हिलने जुलने की भी जहमत नहीं की थी। वो खुद उठी थी और जंजीर को खींचती दूसरे कमरे से बिस्तर के साथ उड़सने के लिए खेस भी ले आए। कलाई में बंधी जंजीर दर्द देने लगी थी। निशान भी पड़ गया था। वह बेबसी से उसे देखने लगी। ये जंजीर खोल दें। कलाई में दर्द होने लगा। मैं अब यहाँ से भागने के लिए किसी को मदद के लिए नहीं बुलाऊंगी। हार उसके लहजे से आया थी। उस जैसी आज़ाद मंच लड़की के साथ उन चंद घंटों में जो कुछ बीत चुका था वो इतना अहांत अमेज सलूक था कि वो खुद से भी अपना हाल कहते शर्मिंदा थी। शाह, उसने शायद उसकी पुकार सुनी नहीं थी, तभी उसने दोबारा आवाज़ लगाई। मुंह बंद रखो अपना, अब से तुम्हारी आवाज़ निकली तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। एक दहाड़ की सूरत उसे औकात याद दिलाई गई थी। फिर उसने कुछ नहीं कहा और खामोशी से अपनी जगह पर लेट गई थी। ज़हनी और जिस्मानी थकन के बायस उसकी आंख जल्द ही लग गई थी। और ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और मुझे अब नमाज़ पढ़नी, उसके बाद सोना। मेरी आवाज़ भी बाहरी हो रही है कल, क्योंकि मुझे नॉवेल्स फॉरएवर चैनल के लिए मैंने एक नावल भी अब वो रिकॉर्ड किया है, तो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।